हेलो एवरीवन। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन को आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए बफर सॉल्यूशन क्या होती है। ओके, बफर सॉल्यूशन। तो देखिए बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ जिसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस कुछ भी डाल रहे हो, एसिड भी हो सकता है या फिर बेस भी हो सकता है। ओके, एंड हम अगर यहाँ पर एसिड या बेस डालते हैं तो ये जो सॉल्यूशन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बफर सॉल्यूशन। तो इसका जो पीएच है, ओके, ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा होता है कि पीएच चेंज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपका बफर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ओके, चलिए अगर मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहूँ कि यहाँ पर नीड क्या है। ओके, नीड ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो देखिए जैसे कि अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, जैसे अगर हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये 1 लीटर वाटर है, ठीक है, ये प्योर वाटर है 1 लीटर का, ठीक है। अब इसका जो पीएच है वो कितना है, प्योर वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अब अगर मैंने इस पीएच 7 1 लीटर वाटर में लेट से मैंने क्या करा, 0.365 ग्राम HCl ऐड कर दिया, प्योर HCl, ठीक है, जो कि आप जानते हो एसिडिक होता है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर सॉल्यूशन हमको मिल रहा है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन हमको मिल रहा है वो उसका पीएच, इसका पीएच हो जाएगा 2, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमने 1 लीटर पानी में सिर्फ कितना HCl डाला, 0.365 ग्राम, और अब इसका पीएच कितना हो गया है, अब इसका पीएच हो गया 2 का। मतलब यहाँ पर कितना चेंज हो गया पीएच का, तो डेल्टा पीएच या चेंज इन पीएच कितना हो गया, ये हो गया है 5 यूनिट्स का, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ओके, वहीं पर लेट से कोई बफर सॉल्यूशन होता अभी हमारे पास में, और इस बफर सॉल्यूशन में अगर मैं लेट से 0.365 ग्राम HCl डाल रहा होता और अब यहाँ पर जो नया सॉल्यूशन मिलता, ठीक है, तो इन दोनों के पीएच में जो डिफरेंस आता, डेल्टा पीएच, ठीक है, वो नियरली ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में होता, ठीक है। मतलब एक आपको रैंडम वैल्यू बताइए, बट आप एक इससे आइडिया लगा सकते हो कि अगर यहाँ पर नॉर्मल सॉल्यूशन है या नॉर्मल हमारे पास में वाटर जैसा है या लिक्विड है कोई सा जो कि बफर नहीं है, तो वहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालने से भी पीएच का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम बफर सॉल्यूशन की, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर हम एडिशन कर दें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड का मतलब जहाँ पर H पॉजिटिव हो, या फिर बेस जहाँ पर OH नेगेटिव हो, तो पीएच जो रहेगा उस सॉल्यूशन का जिसको हम बफर सॉल्यूशन बोल रहे हैं वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एक अच्छा या फिर गुड बफर सॉल्यूशन है हमारे पास में। अब देखिए जो बफर सॉल्यूशन होता है इसका ये जो पीएच होता है, ओके, तो ये जो पीएच होगा इस बफर सॉल्यूशन का, ये ग्रेटर देन 7 भी हो सकता है, लेस देन 7 भी हो सकता है। ग्रेटर देन 7 का मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन या एसिडिक हो सकता है नेचर, या फिर बेसिक भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद में एसिडिक बफर, ठीक है। तो देखिए एसिडिक बफर क्या होते हैं, एसिडिक बफर ऐसे बफर सॉल्यूशन होते हैं जो कि वीक एसिड, और हम यहाँ पर लेते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, उसका जो कॉन्जुगेट बेस है उससे हम बनाते हैं। तो ये जो बनता है हमारा, इसको हम बोल देते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। चलिए जैसे कि वीक एसिड CH3COOH होता है, तो अगर इसका कॉन्जुगेट बेस में लिखना चाहूँ तो देखिए ये यहाँ पर देखिए, तो वीक एसिड है ये, ठीक है। वीक एसिड से जब H पॉजिटिव निकल गया तो ये जो बचा है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस ये रहा हमारे पास में। तो ये आप देख सकते हो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। तो अगर आपसे पूछा जाए CH3COOH एंड यहाँ पर CH3COO नेगेटिव, ठीक है, ये दोनों जो हैं आपके प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ओके, ये क्या है आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब ज़रूरी नहीं है कि CH3COO माइनस ऐसा लिखा हो, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है सॉल्ट के फॉर्म में, मतलब CH3COO Na,
तो COO Na जो है यहाँ पर Na का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब उन्होंने क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि आपको क्या दिया है उन्होंने, CH3COO नेगेटिव। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा लिखा हो CH3COOK, तो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब ही उन्होंने आपको बता दिया है कि CH3COO नेगेटिव क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, मतलब वीक एसिड और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, जैसे CH3CONA, तो ये सॉल्ट है किसका, NaOH के साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो अभी वन एंड दी सेम थिंग। ठीक है, CH3COOH CH3COOK, तभी आप देख सकते हो सॉल्ट है, ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में KOH। ठीक है, तो ये ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो CH3COO नेगेटिव। इन शॉर्ट इन सभी में क्या मिल रहा है हमको, CH3COO नेगेटिव। ठीक है, तो बस हमको यही चाहिए था और हमारा ये क्या बन गया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है एसिटिक एसिड के साथ, तो कोई और आप वीक एसिड भी ले सकते हो, जैसे HCN। अब HCN का कॉन्जुगेट बेस क्या है, CN-। ठीक है, तो और क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, HCN प्लस NaCN, एग्ज़ाम में ऐसा भी लिखा हो सकता है, HCN प्लस KCN, ऐसा भी लिखा हो सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका एसिडिक बफर है ये सब। ठीक है, चलिए, तो जैसे हमने अभी देखा एसिडिक बफर, उसी तरह से बेसिक बफर सॉल्यूशंस जो रहते हैं आपके, वो कैसे बनते हैं, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, जैसे वीक बेस के लिए अगर हम कोई वीक बेस सोचें तो NH4OH और उसका कॉन्जुगेट एसिड मतलब अमोनियम आयन। ठीक है, और इसको और कैसे लिख सकते हो, वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे NH4OH का सॉल्ट बनाओ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, तो ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका सॉल्ट क्या बनेगा, NH4Cl प्लस H2O। ठीक है, तो अगर आपको NH4Cl भी लिखा है, मतलब क्वेश्चन में लिखा है NH4OH और NH4Cl, तो इसका मतलब ये क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है। कौन सा बफर है ये है बेसिक बफर। ठीक है, ऐसे भी लिखा हो तब भी सेम है, क्योंकि NH4Cl ओवरऑल आपको क्या दे रहा है, NH4Cl आपको क्या दे रहा है, अमोनियम आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, और कोई आपको सोच सकते हो, तो NH4OH। ठीक है, और लेट्स से NH4NO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड से आ जाएगा NO3। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है। और कौन सा बफर सॉल्यूशन है ये है आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन। सो अभी हम लोगों ने देखा एसिडिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर देखा हमने, और हमने क्या देखा, बेसिक बफर। ठीक है, अब एसिडिक बफर हो या फिर हो आपका बेसिक बफर, यहाँ पर आप अगर इनके pH, जैसे एसिडिक बफर है तो इसका pH हम निकाल सकते हैं, और बेसिक बफर है तो इसका POH का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। ओके, और ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हेंडरसन्स इक्वेशन। क्या बोल देते हैं हम इसको, हेंडरसन्स फॉर्मूला या फिर इक्वेशन। ठीक है, तो हेंडरसन्स इक्वेशन एसिडिक बफर के लिए ये जो फॉर्मूला होता है इसको आप याद रखेंगे, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, और एसिड जब मैं बोल रहा हूँ इट मीन्स कौन सा एसिड है, ये वीक एसिड है। ठीक है, और यहाँ पर बेसिक बफर सॉल्यूशन जो है इसमें यहाँ पर pH ना निकालते हुए जो फॉर्मूला है वो क्या है, POH। ओके, और क्या फॉर्मूला है POH का, तो ये है pKb प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी हेंडरसन्स इक्वेशन होती है। ठीक है, अब अगर बेसिक बफर में क्वेश्चन में pH पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली pH आप लिख दोगे pKw माइनस POH, और pKw क्या होता है, सो pKw होता है आपका 1425 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो POH ये हो गया pH। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप इस तरह से भी निकाल सकते हो pH। ठीक है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है, और pKw का भी यूज़ कर लोगे जब आपका टेम्परेचर अदर देन 25 डिग्री हो, तो आप अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर 14 की जगह पर हम लिखेंगे pKw।
चलिए, अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसी भी बफर सॉल्यूशन के लिए जो कि हम कैलकुलेट करते हैं वो होती है बफर कैपेसिटी। ओके, बफर कैपेसिटी इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। तो इसका फार्मूला जो होता है ये आपको याद रखना चाहिए। क्या होता है फार्मूला? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके? अगर हम एसिड कर रहे हैं तो एसिड के, और अगर हम बेस ऐड कर रहे हैं हमारे बफर सॉल्यूशन में तो बेस के नंबर ऑफ मोल्स। इसको डिवाइड कर दोगे चेंज इन पीएच, जितना भी पीएच यहाँ पर चेंज हो रहा है इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा उस बफर का या बफर सॉल्यूशन का बफर कैपेसिटी। ठीक है, अब देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपका बफर सॉल्यूशन एक अच्छा बफर सॉल्यूशन हो तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि जो पीएच चेंज है ये मिनिमम हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका बफर सॉल्यूशन एक अच्छा बफर हो, गुड बफर हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चेंज इन पीएच है ये मिनिमम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो फाई क्या होना चाहिए? ज़्यादा होगा, है ना। तो फाई की क्या होना चाहिए? लार्ज वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, आप कोशिश करोगे कि बफर कैपेसिटी हाईएस्ट हो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो अगर आप यहाँ पर एसिडिक या फिर बेसिक बफर सॉल्यूशंस में चाहते हो कि आपकी बफर कैपेसिटी क्या हो? मैक्सिमम हो। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो कि फाई मैक्सिमम हो तो आपको क्या कंडीशंस रखना पड़ेंगे? आपको कंडीशंस रखना पड़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट शुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर आप इस कंडीशन को मेंटेन करते हो तो जो आपका बफर कैपेसिटी होगा वो आएगा मैक्सिमम। तो देखिए, अगर ये लॉग के अंदर सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इक्वल, तो ये आपका लॉग के अंदर हो जाएगा 1, और लॉग 1 क्या होता है? 0। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा एसिडिक बफर में? pH इज इक्वल टू pKa। ठीक है, अगर pH इक्वल टू pKa है तो फिर आपको फाई क्या मिलेगा? बफर कैपेसिटी क्या मिलेगी? मैक्सिमम। और इसी तरह से अगर बेसिक बफर में भी आप चाहते हो कि फाई या फिर आपका बफर कैपेसिटी आपको मैक्सिमम मिले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और बेस ये क्या होना चाहिए? इक्वल, और ये इक्वल होगा तो लॉग के अंदर होगा 1 और लॉग 1 क्या होगा? 0। ठीक है, तो फिर यहाँ पर याद रखोगे POH ये किसके इक्वल होगा? pKb। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कंडीशन इन एसिडिक बफर फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, ठीक है, तो आपका आंसर होगा pH इज इक्वल टू pKa अगर ऑप्शन में है तो। अगर ऑप्शन में सॉल्ट एसिड के टर्म्स में दिया है तो ये आप कंडीशन लिख दोगे। इसी तरह से बेसिक बफर के लिए भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए, अब अगर हम ब्लड की बात करें तो जो ब्लड होता है इसका भी पीएच कंटिन्यूसली बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है। ओके, और अगर हम देखें तो ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है इसका जो पीएच होता है, ठीक है, ये होता है 7.4। ठीक है, तो अगर हम ब्लड की बात करें तो यहाँ पर जो बफर रहता है, ठीक है, जो कि इस पीएच को मेंटेन करता है, तो ये जो बफर होते हैं 2 बफर होते हैं, ठीक है, ए और बी। तो ए बफर जो है आपका, ठीक है, अगर आपसे पूछा है कौन कौन से बफर्स हैं तो सबसे पहले अगर ए बफर की बात करें तो ये है H2CO3 जिसको आप बोलते हो कार्बोनिक एसिड, और इसका सॉल्ट NaHCO3। ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, वीक एसिड है, और वो आप देख सकते हो NaHCO3 ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट बेस या फिर सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में इस वीक एसिड का। ठीक है, अब दूसरा जो बफर है ये है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? H2PO4 नेगेटिव एंड इसका कॉन्जुगेट बेस, तो एक और H पॉजिटिव निकाल दोगे आप, HPO4 2 नेगेटिव। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आप देख सकते हो वीक एसिड और ये उसका कॉन्जुगेट बेस। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कुछ बफर सॉल्यूशंस देके और आपसे कहूं कि आप इनको बताइए एसिडिक बफर है या फिर बेसिक बफर है, ठीक है, तो चलिए आप इसको साथ साथ में अटेम्प्ट करिए। HCN NaCN, ठीक है, और आपको लेट्स से मैं दे देता हूँ MgOH होल ट्वाइस और साथ में इसके MgCl2, ठीक है, एंड CaOH होल ट्वाइस और CaCl2, ठीक है, और H3BO3 Na2B4O7, ठीक है, और Na2HPO4 Na3PO4, ठीक है, और चलिए इतना ही दे देता हूँ अभी।
सो देखिए, सबसे पहला अगर ए के लिए सॉल्व करें तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो ये कौन सा आपका हो जाएगा? तो देखिए आपका ए अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? वीक एसिड और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो ये हो जाएगा एसिडिक बफर। ये क्या हो जाएगा? एसिडिक बफर। फिर आपका अगर हम सेकंड देखें तो ये वीक बेस और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, HCl के साथ में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? बेसिक बफर। ठीक है, बेसिक बफर। थर्ड वाला देखें तो ये भी वीक बेस और उसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, इसका मतलब ये कैसा बफर है? बेसिक बफर। और अगर हम फोर्थ देखें तो वीक एसिड है H3BO3 बोरिक एसिड और उसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एसिडिक बफर। और अगर फिफ्थ वाले में देखें तो ये है आपका वीक एसिड। ओके, क्योंकि ये Na2HPO4 ये आपको क्या दे रहा है? HPO4-2। ठीक है, और इससे जब हम H पॉजिटिव निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा? PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट, जो कि इसमें प्रेजेंट है ना। तो ये क्या हो गया आपका? वीक एसिड। और ये उसका क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस मतलब एसिडिक बफर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने देखा एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है। अब हम देखते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ बफर, जिसको हम बोल देते हैं न्यूट्रल बफर। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूट्रल बफर। नो, न्यूट्रल बफर का मतलब क्या हो गया? ये सिंगल सॉल्ट का बफर होता है, सिंगल सॉल्ट का बफर होता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? सिंगल सॉल्ट का ये बफर होता है। ओके, तो चलिए अब देखिए, ये जो सिंगल सॉल्ट है, ये सॉल्ट किसका है? ये सॉल्ट है वीक एसिड एंड वीक बेस का। ठीक है, तो वीक एसिड वीक बेस का जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो होगा आपका एक बफर सॉल्यूशन। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए लें तो CH3COONH4, तो ये जो है इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? एक न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल बफर होगा। और ये सॉल्ट जो है आपका, इसमें कौन सा एसिड है? ये किसका सॉल्ट है? ये सॉल्ट है वीक एसिड CH3COOH एंड वीक बेस NH4OH। तो हमने कहा था कि अगर सॉल्ट है वीक एसिड वीक बेस का तो हम उसको बोलेंगे एक बफर सॉल्यूशन। और कौन सा बफर है? ये न्यूट्रल बफर। अब देखिए, जब मैं न्यूट्रल बफर बोल रहा हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमेशा pH 7 होगा। 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट pH 7 होगा ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ओके, याद इस बात को आप रखेंगे अच्छे से कि न्यूट्रल बफर में pH 7 होना ज़रूरी नहीं है। अब इस जो न्यूट्रल बफर है, इसके लिए जो फार्मूला होता है pH का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये होता है 7 + हाफ pKa माइनस हाफ pKb। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो pH ऑफ दिस न्यूट्रल बफर। ठीक है, न्यूट्रल बफर। अब आप फार्मूले से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर हमेशा 7 होता तो फिर यहाँ पर आप फार्मूला लिखते ही नहीं, आप सीधे बोल देते कि pH = 7 है ना। तो ये चेंज हो सकता है, ये आपको याद रखना है। अब ये यहाँ पर 7 कैसे आया? तो 7 आया है 14/2 से, मतलब pKw/2, 14/2। तो अगर एग्ज़ाम में आपको इंस्टेड ऑफ 7 कोई pKw का वैल्यू गिवन हो तो आप इस तरह से 7 की जगह पर लिख सकते हो। जब भी आप आयनिक इक्विलिब्रियम में आप 7 या 14 देखो, 7 देखो मतलब pKw/2 ऐसा सोच लिया करो, और अगर 14 देखो तो pKw आप सोच लिया करो। एंड आई होप कि आपको वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड का आपको एग्जाम में Ka वैल्यू गिवन होगा तो pKa क्या होता है आपको पता होगा, माइनस लॉग ऑफ Ka। ठीक है, तो आप pK निकाल दोगे, और pKb कैसे निकाल दोगे? माइनस लॉग ऑफ Kb। जो वीक बेस है, जैसे अगर हम लास्ट सॉल्ट की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस था और CH3COOH वीक एसिड था, और इनका सॉल्ट कौन सा था? CH3COONH4। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है ये आपका न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन बनाएगा, और इसमें जो वीक एसिड है इसका Ka और इसका Kb, तो वीक एसिड का Ka से pKa मिल जाएगा आपको, और वीक बेस के Kb से आपको मिल जाएगा pKb, और आप इस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यूज़ को रख देंगे, अकॉर्डिंगली आपका आ जाएगा pH।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, बफर कैपेसिटी और पीएच आपको बफर का गिवन है 4.35 और 0.01 मोल्स ऑफ NaOH ऐड करने के बाद में पीएच हो जाता है 4.8। ठीक है, अब चलिए, तो फाई या फिर आपका बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ बेस और एसिड एडेड, न्यूमरेटर में होता है। तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 0.01 और डिनोमिनेटर में क्या आता है कि कितना चेंज हुआ है पीएच। ठीक है, तो पीएच चेंज हुआ है 4.8 तक, इनिशियली क्या था 4.35। तो अगर आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.45 और ये है आपका 0.01। तो ये आ जाएगा आपका 1/45 और ये इक्वल होगा 0.022 एंड सो ऑन। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमारे पास में ये एक वीक एसिड का सॉल्यूशन है। वीक एसिड क्या है, HCN। ठीक है, अब इस वीक एसिड के सॉल्यूशन में एक हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और ये सॉल्ट है NaCN। ठीक है, मतलब HCN का ही सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, और आपको पता करना है कि कितना वेट इन ग्राम इस सॉल्ट का हम ऐड करें सो दैट जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो वो एक बफर सॉल्यूशन हो। ठीक है, और ये जो बफर सॉल्यूशन हो इसका पीएच कितना हो 4, ये जो बफर सॉल्यूशन हो इसका पीएच कितना हो 4 हो, और यहाँ पर ये जो वीक एसिडिक सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम है 1 लीटर और इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी है 1/5 नॉर्मेलिटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर वीक एसिड जो है HCN इसका pKa भी हमको गिवन है 4.7। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम हमारा यहाँ पर पता करना चाहते हैं W या फिर वेट ऑफ सॉल्ट कितना हम ऐड करेंगे इन ग्राम्स। ठीक है, तो देखिए ये बफर सॉल्यूशन कैसा होगा, देखिए इसमें वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है, इट्स सॉल्ट, और ये सॉल्ट किसके साथ में है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। तो ये कौन सा बफर है, ये हमारा एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला हेंडरसन इक्वेशन से आप लगा सकते हो, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब इसमें पीएच हमको पता है 4 है, pKa हमको पता है 4.7 है और लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कहाँ पर होता है, फाइनल बफर सॉल्यूशन में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कहाँ होता है, फाइनल बफर सॉल्यूशन में। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्ट इन बफर सॉल्यूशन अपॉन मोल्स ऑफ एसिड। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्ट इन बफर अपॉन वॉल्यूम ऑफ बफर होता और मोल्स ऑफ एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बफर होता, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लॉग के अंदर क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मोल्स ऑफ एसिड। ठीक है, अब देखिए मोल्स ऑफ एसिड कैसे आएगा, तो देखिए ये रही इसकी नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी है ये, तो HCN में n फैक्टर है 1, तो यही हो जाएगी इसकी मोलारिटी, और मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मतलब 1/5 इंटू 1। ठीक है, तो ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ एसिड, तो मोल्स ऑफ HCN ये क्या आ जाएगा आपका 1/5 इंटू 1 मतलब 0.2। ओके, तो ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मोल्स ऑफ एसिड हम लिखेंगे 0.2, ये लिख देंगे हम। तो सिर्फ क्या बच जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्ट। तो मोल्स ऑफ सॉल्ट आने के बाद में आप जानते हो सॉल्ट है NaCN, तो आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ NaCN कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका जो भी मॉलिकुलर मास है कितना होगा, सोडियम का 23, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, तो मोल्स इनटू इट्स मॉलिकुलर मास ये आ जाएगा आपका वेट इन ग्राम। सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच दिस क्वेश्चन या दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो आई होप आपको अब क्लियर हुआ। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।